देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों के बारे में दी जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे लक्सर में आयोजित जनसभा में सीएम ने किया संबोधन। सरकार की उपलब्धियों का किया बखान, विपक्ष पर निशाना। मसूरी पहुंचे सीएम धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा में हुए शामिल। लोगों को धामी ने संबोधित किया। आरजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत को दिया अपना समर्थन। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी द्वारा जारी घोषणा पत्र को कांग्रेस ने बताया जन भावना का मजाक। मोदी की गारंटी पर आधारित घोषणा पत्र को बताया जुमला। लाल कुआं पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट का किया स्वागत। तमाम कांग्रेसियों सहित व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने ली बीजेपी की सदस्यता। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में आयोजित सामूहिक मतदान शपथ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस दौरान उन्होंने समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को मताधिकार की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कर्मचारियों को अपने देश के लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखने और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव की गरिमा को रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा और अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज सभी सचिवालय कार्मिकों को मतदान की शपथ दिलाई गई है। 19 अप्रैल को प्रथम चरण में, जो देश में, पूरे देश में चुनाव हो रहा है, प्रथम चरण में उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पोलिंग होगी और हमें उम्मीद है कि सभी सचिवालय कार्मिक और सभी वोटर, आप सब भी, आप लोगों को बहुत मुश्किल होती है वोट डालने में, लेकिन प्रयास करेंगे कि आप सबका भी वोट पड़े और हम सब लोग अपना वोट डालें, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मसूरी में गांधी चौक में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और टिहरी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह को के पक्ष में मतदान की अपील की और मुख्यमंत्री सीएम धामी, आपको बता दें, इस बीच अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ टिहरी संसदीय सीट से प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह ने जनसभा को संबोधित किया और इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड को विशेष महत्व दिया जा रहा है और केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है। साथ ही इस बीच जोशी ने कहा कि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और वन रैंक वन पेंशन की वर्षों पुरानी मांग को केंद्र सरकार द्वारा पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के विजयी बनाना सभी कार्यकर्ताओं और जनता का दायित्व है। मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाएंगे। मोदी जी ने कहा है कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, इस बात को कहते हैं। और वो कहते हैं लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के नेता जीत का दम भरने लगे हैं और आज बीजेपी प्रदेश में अपने संकल्प पत्र को लेकर पत्रकार वार्ता कर रही। वहीं अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर विकसित भारत की तस्वीर है, इस बात का जिक्र किया और कहा कि उत्तराखंड की सभी 5 सीटों में 5 लाख मतों के अंतर से जीत का दावा किया गया। आने वाले समय में 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति खेल के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। महिलाओं के लिए देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस स्वयं पर सोच ले कि वो किस काम की है और वो जनता उसको किसी काम का ना समझते हुए आज कांग्रेस जो है विलुप्ति के कगार पर है, अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और मुझे लगता है कि
अब यहाँ पे कांग्रेस जो है उत्तराखंड में तो कम से कम अपनी अस्तित्व को नहीं बचा पाएगी। यहाँ 100% 5 लाख मतों की जीत के साथ में कमल का फूल 5 लोकसभा क्षेत्र में बहुमत के साथ प्रचंडता के साथ में जीतने की ओर जा रहा है। हर कोई व्यक्ति एक औपचारिक दिन की तलाश में है कि 19 तारीख आए, हम मतदान करें और प्रधानमंत्री मोदी जी को अब की बार मजबूत हैट्रिक पीरियड दें। मुझे लगता है कि उस ओर सब लोग तत्पर हैं। मोदी की गारंटी के देखिए, मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी। उधर काशीपुर के बीजेपी चुनाव कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता गीता ठाकुर के आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको पुष्प गुच्छ देकर जोरदार उनका स्वागत किया और इस दौरान श्रीमती ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारतवर्ष में कांग्रेसियों ने 70 साल राज किया, लेकिन 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जो 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना, और हमारे तो हम कहते हैं घर घर में मैंने ये देखा है कि मोदी जी की फोटो भगवान के साथ में गांव के उन अंतिम छोर में भी लगा है जहां वो पूजा की तरह उनको मान रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही हमें कहना है कि हमारे मोदी जी ने उत्तराखंड को पहले नंबर में, और माननीय धामी जी ने जिस तरह से इस उत्तराखंड का विकास किया है उसको देखते हुए हमें यही कहना है कि सबसे पहला मुद्दा हमारा यही है कि हमारी 5 साल और सरकार ये 400 पार जो आएगी उसमें देखा जाएगा कि हमारा ये मुद्दा और ये उपलब्धियां किस तरह से हमें उत्तराखंड के 5 सीट जीतने के बाद हम कैसे धरातल में इसे ऊपर तक पहुंचाते। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और दीपेंद्र कोश्यारी द्वारा महाराष्ट्र के आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली और सामना के संपादक संजय राउत, प्रधान संपादक उद्धव ठाकरे, प्रकाशक विवेक कदम के खिलाफ दायर 100 करोड़ की मानहानि के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली और सामना के संपादक संजय राउत, उद्धव ठाकरे, प्रकाशक विवेक कदम को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। दरअसल पिछले दिनों पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर कुछ आरोप लगे थे और उन्होंने महाराष्ट्र में राज्यपाल के पद पर रहते हुए उत्तराखंड में स्थित अपने स्कूल के नाम पर अनंत अंबानी से करीब 15 करोड़ रुपए लिए हैं, जिस पैसे से उनके भतीजे ने जमीन खरीदी और रिजॉर्ट का निर्माण कराया गया। आरोपों के बाद अब कोश्यारी ने इन सभी आरोप लगाने वाले लोगों पर उच्च न्यायालय में 100 करोड़ का मानहानि का दावा करने के साथ ही आपराधिक मामला दर्ज कराने की मांग की है। और भगत सिंह कोश्यारी और दीपेंद्र कोश्यारी का कहना है कि उन्होंने कोई चंदा नहीं लिया। चुनाव के मद्देनजर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अनंत अंबानी द्वारा अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान को स्वयं इच्छा से चंदा दिया गया और अकाउंट में पैसे भेजे गए। कोश्यारी ने दावा किया कि इस संस्थान से ना तो कोई उनके परिवार का व्यक्ति जुड़ा है, ना ही मैनेजमेंट में कोई व्यक्ति है। उत्तराखंड के सम्मानित नेता और जन जन के जो नेता थे भगत सिंह कोश्यारी जी, इनका उत्तराखंड में बहुत बड़ा सम्मान है। उनकी छवि को धूमिल करने का एक प्रयास किया गया था। महाराष्ट्र में एक कोई अनिल गलगली नाम के कोई व्यक्ति हैं जो अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट कहते हैं, उनके द्वारा एक गलत आरोप लगाया गया था, पेपरों में छपवाया गया था और फेसबुक और एक्स में अपनी पोस्ट डाली थी, वीडियो भी उन्होंने उसमें अपलोड किया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि भगत सिंह कोश्यारी जी को ने अनिल अंबानी से 15 करोड़ रुपया अपनी संस्थाओं के लिए लिया गया है। इस तरह के अनर्गल बयानबाजी उनके द्वारा की गई थी, जबकि जिस संस्था को पैसा मिला है वो विद्या भारती एक संस्था है जो अखिल भारतीय स्तर पर चलती है, उसको 15 डायरेक्ट उनके अकाउंट में डाला गया। भगत सिंह कोश्यारी के अकाउंट में एक भी पैसा नहीं गया, उसके बावजूद भी। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर नैनीताल से है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स को फिलहाल बड़ी राहत दी है और कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद माना है कि याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय का शिक्षक है और उसे एक शिक्षक के सभी लाभ दिए गए थे। कोर्ट ने उसे रद्द करते हुए पंतनगर विश्वविद्यालय प्रशासन से याचिकाओं को समस्त लाभों सहित तुरंत बहाल करने के लिए कहा है। स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के तहत फिर 12 जुलाई 2023 को यूनिवर्सिटी ने
इन सारे रिसर्च प्रोजेक्ट में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे प्रोफेसर के पद को सबको हटा दिया। जिनकी पिटीशन में बहस हो रही थी उन्होंने 63 साल पूरा कर दिया था, उनका लगभग 2 साल का कार्यकाल बाकी था। हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर हुई। रिट याचिका में कहा गया कि हमारा जो है ऑल इंडिया इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रोजेक्ट के अंतर्गत अपॉइंट में ज़रूर हुआ था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अपने एक्ट एंड रेगुलेशंस के अनुसार हमारा नियमित नियुक्ति की थी और नियमित नियुक्ति के तहत हमारा प्रमोशन सीनियर रिसर्च ऑफिसर के पद पर हुआ, फिर उसके बाद हमारा प्रोफेसर के पद पर हुआ। और टीचर की भांति हमको जो है यूजीसी पे स्केल लगातार मिलता रहा है। इस वजह से ये कहना कि हम टीचर नहीं हैं, ये कहना गलत है, क्योंकि एक्ट के प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत है। रुख करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख की उल्टे गिनती शुरू हो चुकी है और तिथि नजदीक आते आते तमाम राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार प्रसार को भी तेज कर दिया है। और इसी बीच बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की है और बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूसीसी और सख्त नकल विरोधी कानून लागू किए जाने समेत तमाम अहम मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब समय बेहद कम है। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तमाम प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। 2024 के दंगल को जीतने के लिए भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने पूरी ताकत लगाई हुई है। इस बीच भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो को जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। भाजपा के मैनिफेस्टो में यूसीसी और सख्त नकल विरोधी कानून लागू किए जाने समेत तमाम वायदे सत्ता में आने पर पूरे करने का वादा जनता से किया गया है। उत्तराखंड में भाजपा अपने मैनिफेस्टो को जन जन तक पहुंचा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो हमारा एक लंबे समय से प्रतीक्षा थी यूसीसी कानून की, उत्तराखंड पहला ऐसा प्रदेश बना है जहां पर यूसीसी कानून लागू हुआ है। वहीं नकल विरोधी कानून की हम यदि बात करते हैं तो नकल विरोधी कानून लागू करने वाला भी उत्तराखंड ऐसा पहला प्रदेश बना है। और मैं सोचता हूँ पूरा देश में जितने भी राज्य हैं वो उत्तराखंड का आने वाले समय में अनुसरण करेंगे। और केंद्र का जो अभी भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र हमारा जारी हुआ है, उसमें भी इन दोनों मुद्दों को वरीयता के साथ रखा गया है। चाहे हम यूसीसी की बात करें, चाहे नकल विरोधी कानून की बात करें। और मैं सोचता हूँ इस उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी एक बड़ा श्रेय देते हैं। आज की जो प्रेस वार्ता थी वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के ऊपर ही थी। मैनिफेस्टो जिस तरह से उन्होंने बनाया 13 दिन के अंदर, जिस तरह से उसे जारी किया, ये सारी चीजें इस बात को दिखाती हैं कि भाजपा का लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। तो वो जनभावना के बारे में बात को जानने की कोशिश की है और ना ही उन्होंने पत्रकारों के सवालों को लेने तक की बात की। दूसरी चीज आप ये देखिए कि 2014 और 2019 में जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें कहीं भी बातों पे कहीं पे भी भाजपा खरी नहीं उतरती। उन्होंने काले धन की बात की, 15 लाख देने की बात की थी कि 15 लाख आ जाएगा, वो गायब है। 100 स्मार्ट सिटी कहीं दिखाई नहीं देती। बुलेट ट्रेन तो छोड़ दीजिए, जो ट्रेनें हैं वो एक्सीडेंट हो रही है लेकिन सरकार को जवाब देने को तैयार नहीं है, वो पूरी तरह से मिसमैनेज्ड है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जो वादे जनता से सत्ता में आने के बाद पूरा करने का वादा किया है, उन वादों में से 2 महत्वपूर्ण वादे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे कर चुके हैं। इसके तहत यूसीसी और सख्त नकल विरोधी कानून राज्य में लागू है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू है। वहीं माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार की यूसीसी में उत्तराखंड की झलक भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही धामी सरकार के सख्त नकल विरोधी कानून की भी झलक केंद्र सरकार के पेपर लीक रोकने के सख्त नकल विरोधी कानून में देखने को मिल सकती है। बता दें कि उत्तराखंड में लागू सख्त नकल विरोधी कानून में नकल करते हुए पकड़े जाने पर 10 साल की सजा के साथ ही 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया।
एक तरफ तो पूरे उत्तराखंड में बवाल मचाया हुआ था भारतीय जनता पार्टी ने कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक खो गए, लेकिन जो लोकतंत्र की आत्मा होता है, जो लोकसभा चुनाव की आत्मा होता है, उस मैनिफेस्टो को निकालने में आपने इतनी देर कर दी। मात्र 4 दिन बाकी हैं और 21 राज्यों में 105 से अधिक सीटों पर चुनाव होने हैं और आप कुंभकर्ण की नींद से आज जागे हैं। कांग्रेस की मैनिफेस्टो समिति दिसंबर 2023 में गठित हो गई थी, 3.25 महीने पहले, और 5 अप्रैल को कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो भी न्याय पत्र के रूप में जारी कर दिया, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात प्रमुखता से कही गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो कमेटी गठित करती है 30 मार्च 2024 को, और मात्र 13 दिन में यह मैनिफेस्टो कमेटी झटमंगनी पट ब्याह करता है और जुमलों की बरसात करता है। पिछले 10 साल का कोई हिसाब किताब नहीं देता, अगले पता नहीं कितने सालों का लक्ष्य रख दिया जाता है। पहले 2022 गोल पोस्ट था, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हर सर को छत मिल जाएगी, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, काला धन वापस आ जाएगा, 100 स्मार्ट सिटीज बना देंगे, 2 करोड़ नौकरियां सालाना देंगे। इस तरह के तमाम जुमलों की बरसात 2014 से लगातार होती रही, लेकिन अब कहा जा रहा है 2047 में भारत को विकसित देश हम बना देंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड में चुनाव की घड़ी नजदीक है। इस बीच भाजपा की ओर से जारी किए गए मैनिफेस्टो को एक ओर जहां भाजपा ऐतिहासिक बताकर राज्य की धामी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की जमकर सराहना कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा के संकल्प पत्र को सिर्फ एक जुमला पत्र बता रही है। सवाल ये है कि क्या देश की जनता भाजपा के मैनिफेस्टो पर भरोसा करेगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। लाल कुआं पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट का क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और इस दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता हेमंत नरूला के कार्यालय पर एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के तमाम कांग्रेसियों सहित व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बीजेपी के सदस्यता ली और इस दौरान दिव्यांग कल्याण समिति के अध्यक्ष संतोष बाबू कश्यप ने भी बीजेपी ज्वाइन किया। अजय भट्ट और क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जन विकास नीति के तहत लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही सभी लोग मोदी सरकार और धामी सरकार से भी प्रभावित हैं, जिसकी बदौलत बीजेपी का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। बिंदु खत्ता राजस्व गांव के मुद्दे पर विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि इस मामले में आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। आचार संहिता के बाद जल्द ही सकारात्मक निर्णय सबके सामने आएगा। देखिए जो चीजें अभी तक हमने उठाई जनता की मांग थी लगभग पूरी हो गई है। अब जैसे बिंदु खत्ता का मामला है, बग्गा चौवन का मामला है, जमुआ ढूंगा का मामला है, ऐसे कई मामले हमारे पास अभी हैं। तो उन मामलों पर हमारी कमेटी बैठ गई है, हमारे माननीय विधायक काम कर रहे हैं, मैंने लोकसभा में उठाया था, उस पर भी हमारी आगे कार्रवाई हो रही है। एक मेट्रो ट्रेन चलाने का मेरे दिमाग में है तथा रामनगर और हल्द्वानी के बीच में जनरल ट्रेन चले, ताकि जिम कॉर्बेट पार्क और नैनीताल पर्यटक स्थल दोनों जुड़ जाएं, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन की बूम आ जाए। देखिए, जो मेरी विधानसभा क्षेत्र में कुछ कार्य जो शुरू होने बाकी हैं, उनमें माननीय मंत्री जी ने जैसे इस लालकुआं रेलवे स्टेशन के और विस्तार की बात कही है। इसमें और नई ट्रेनें चले, यहाँ और सुविधाएं यात्रियों को मिले, क्योंकि कुआं का प्रवेश द्वार है और अधिकांश ट्रेनें जो है यहाँ से पहले संचालित होती थी। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय मंत्री जी का विजन ये है कि इसको और बेहतर बना के यहाँ पर ट्रेनों की सुविधा बढ़ाई जाए, ताकि यहाँ से लोगों को सुविधाएं मिले। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर आधारित इस घोषणा पत्र को कांग्रेस ने जुमला करार दिया है। कांग्रेस की मीडिया प्रभारी चयनिका उनियाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जन भावनाओं का मजाक बनाकर रख दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, लेकिन स्मार्ट सिटी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी ने देश की जनता से पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की बात कही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
आज की जो प्रेस वार्ता थी वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के ऊपर ही थी। मैनिफेस्टो जिस तरह से उन्होंने बनाया 13 दिन के अंदर, जिस तरह से उसे जारी किया, ये सारी चीजें इस बात को दिखाती हैं कि भाजपा का लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। तो वो जनभावना के बारे में बात को जानने की कोशिश की है और ना ही उन्होंने पत्रकारों के सवालों को लेने तक की बात की। दूसरी चीज आप ये देखिए कि 2014 और 2019 में जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें कहीं भी बातों पे कहीं पे भी भाजपा खरी नहीं उतरती। उन्होंने काले धन की बात की, 15 लाख देने की बात की थी कि 15 लाख आ जाएगा, वो गायब है। 100 स्मार्ट सिटी कहीं दिखाई नहीं देती। बुलेट ट्रेन तो छोड़ दीजिए, जो ट्रेनें हैं वो एक्सीडेंट हो रही है लेकिन सरकार को जवाब देने को तैयार नहीं है, वो पूरी तरह से मिसमैनेज्ड है। उनका कुछ अता पता नहीं है। किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं लेकिन आय दुगनी नहीं होती बल्कि किसान का जो ऋण है वो दुगना हो जा रहा है। इस देश के अंदर आज हर दिन 2 युवा और 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन जो रोजगार का जिक्र है वो मात्र जो है वो पूरे के पूरे मैनिफेस्टो में 2 बार आया। तो अब ये देखिए कि ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये घोषणा पत्र नहीं है, एक जुमला पत्र है जिसको 13 दिन के अंदर ऐसे ही तैयार करके सामने ला करके खड़ा कर। बढ़ते आगे हल्द्वानी का रुख करते हैं। इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन उत्तराखंड बाई की ओर से 1 दिवसीय कराटे प्रशिक्षण और ब्लैक बेल्ट का एग्जाम आयोजित किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्तराखंड के कराटे कोच वीरेंद्र राठौर ने बताया कि उत्तराखंड में नेशनल गेम्स होने हैं जिसमें कराटे को भी शामिल कर लिया गया है, लिहाजा अब तक युवाओं के लिए कराटे में अपना जौहर दिखाने का मौका है और इसके लिए वो लगातार युवाओं को तैयार कर रहे हैं। कराटे के एग्जाम में कई युवाओं ने शानदार प्रदर्शन किया, ब्लैक बेल्ट हासिल किया और उन्होंने कराटे के मास्टर के रूप में कनाडा से मुख्य अतिथि के रूप में योगेंद्र चौहान ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वैंकूवर से यहाँ पे आया हूँ। बच्चों को स्पेशली खेलोगे इंडिया बढ़ेगा इंडिया, जो प्रधानमंत्री जी का सपना, उसके तहत बच्चों को ट्रेनिंग के नए नए गुर सिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जैसे कि यहाँ के बच्चे ऑलरेडी कई नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे परफॉर्म करते रहते हैं और मेडल जीतते रहते हैं। उत्तराखंड का नाम जो है और हल्द्वानी का नाम आगे बढ़ाते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले कॉमनवेल्थ में भी हमारा यहाँ का प्लेयर है चेतन भट्ट, जिसने कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, मेडल भी जीता था। मैं इसी प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा उसमें अपना एक जो है भागीदारी करने के लिए आया और बच्चों को आगे नई नई टेक्निक कराटे की सिखाने की। खबर देहरादून से है, जहां बीते दिन बसंत विहार क्षेत्र में एक फ्लैट में कुछ बदमाशों द्वारा लूट और अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया था। पीड़ित विकास त्यागी की तहरीर पर पुलिस सक्रिय हुई और घटना में शामिल 3 अभियुक्तों की तलाश में जुट गई और इस घटना को अंजाम देने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में अजय सिंह एसएसपी देहरादून ने बताया कि पुलिस द्वारा जाँच करने पर सीसीटीवी कैमरों को खंगालने पर पता चला कि बदमाश टैक्सी में घटना स्थल तक पहुंचे। सीसीटीवी कैमरों की जांच में यह भी पाया गया कि कुछ दिन पहले ही एक बाइक सवार द्वारा फ्लैट की रेकी की गई, जिस पर संदिग्ध, जिसका नाम ओमवीर बताया जा रहा है, आशारोड़ी के पास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 3.5 लाख लूट के रुपए बरामद किए। जब खंगाले गए तो इसमें देखा कि एक संदिग्ध बाइक जो है फ्लैट के आसपास 2-3 दिन दिखाई दी और उसके बाद घटनास्थल से पहले भी वो घटना के पहले भी वो बाइक वहाँ पर दिखाई दी। उस बाइक के नंबर के आधार पर हमने एक व्यक्ति को इसमें चिन्हित किया जिसका नाम ओमवीर था और ये बेसिकली भगवानपुर का रहने वाला है। और इसके बाद जब ओमवीर की तलाश की गई तो पता चला कि ये एक नया नंबर जो अपनी वाइफ का इस्तेमाल कर रहा है, अपने नंबर को बंद करके निकला हुआ है। तो ओमवीर की सूचना पर और जो हमारे पुलिस तंत्र के लोग जुड़े हुए हैं, इसके आधार पर उसको आशारोड़ी के आगे सहारनपुर जाते वक्त इसको अरेस्ट किया गया। इससे एक बैग मिला जिसमें 3.5 लाख रुपए जो उसको अपने हिस्से में लूट की षड्यंत्र की योजना में शामिल था। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे देखिए मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान के साथ।